हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आज के वीडियो में मैं जेटको द्वारा जो जूनियर इंजीनियर की एग्ज़ाम ली गई थी उसका पेपर सॉल्यूशन बताने वाला हूँ, जिसमें आज हम आपको बताएंगे 5 जनवरी 2022 का जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर था 12:30 टू 2:30 के बीच में, उसका आज हम पार्ट 2 बता देंगे। कल मैंने वीडियो अपलोड किया था जिसमें पार्ट 1 में 30 MCQ बताए हैं टेक्निकल के, और इस वीडियो में मैं आज आपको बाकी रहे 30 MCQ बताने वाला हूँ, वो भी इजी सॉल्यूशन के साथ। जिसका एक्सप्लेनेशन है उसका पॉसिबल है उसका एक्सप्लेनेशन हमने दिया है, और बाकी जो थियोरिकल टाइप्स के क्वेश्चन है उसके डायरेक्टली आंसर दिए गए हैं। तो उससे पहले दोस्तों, अगर आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए हमारे पहले MCQ से हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट MCQ है, पावर इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम सिस्टम ए टू सिस्टम बी बाय एन HVDC लिंक एज शोन इन फिगर इफ द वोल्टेज VAB and VCD आर एज इंडिकेटेड इन द फिगर एंड I ग्रेटर देन 0, देन। यहाँ पे आपको सामने दो सिस्टम दी गई है, एक सिस्टम ए है और एक सिस्टम बी है, और यहाँ पे जो HVDC लिंक है, हाई वोल्टेज DC लिंक जिसे हम बोलते हैं, HVDC लिंक से दोनों कनेक्ट की गई है। तो यहाँ पे जो आपके सामने चार कंडीशन है उसमें से कौन सी कंडीशन है वो वैलिड है या सही है। तो यहाँ पे जो हमारा सही आंसर होगा वो हमें C मिलेगा। VAB ग्रेटर देन 0, VCD ग्रेटर देन 0, सो VAB ग्रेटर देन VCD। यहाँ पे देखिए करंट है वो ग्रेटर देन 0 है, इसीलिए तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा वो हमें C मिलता है। उसके बाद जो क्वेश्चन देखें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। यहाँ पे आपके सामने चार स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको चार स्टेटमेंट को रीड करना है और सही स्टेटमेंट क्या है वो आपको पहचानना है। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा वो हमें D मिलेगा। द प्रोटेक्शन अगेंस्ट डायरेक्ट लाइटिंग स्ट्रोक्स एंड हाई वोल्टेज स्टेप्स वेव्स इज प्रोवाइडेड बाय बोथ द लाइटिंग अरेस्टर एंड ग्राउंड वायर। जो लाइटिंग अरेस्टर है वो जो लाइटिंग स्ट्रोक होते हैं और हाई वोल्टेज होते हैं उसके लिए हम यूज़ करते हैं, जो घर पे या छत पे लगाते हैं जब बिजली होती है, बारिश होती है तब। उसके बाद जो क्वेश्चन देखें, ए बैटरी विथ ए कैपेसिटी ऑफ 1800 mAh इज टू बी यूज इन ए डिवाइस दैट ड्रॉ 120 mA कंटिन्यूसली milliampere. Ignoring possible loss is capacity as a result of load current magnitude. How long should the battery be able to deliver power? कितना पावर है वो डिलीवर करेगी कितने टाइम के लिए। तो यहाँ पे हमारा जो सही आंसर मिलेगा वो हमें A मिलेगा। 15 आवर्स के लिए वो पावर है वो डिलीवर करेगी। पावर का इक्वेशन है P = V × I। तो यहाँ पे तो हमें बैटरी की मिली एम्पियर में कैपेसिटी दी गई है, और मिली एम्पियर की कैपेसिटी के हिसाब से हम फाइंड कर सकते हैं कि कितना हमें पावर है वो कितने टाइम्स के लिए मिलेगा। उसके बाद जो क्वेश्चन देखें, तो लाइन ट्रैप इन पावर लाइन कैरियर कम्युनिकेशन comprised of a blank resonant circuit with blank impedance tuned to the power line carrier frequency, लाइन कैरियर फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे जो हमारा सही आंसर मिलेगा वो हमें A मिलेगा, क्योंकि पैरेलल रेजोनेंस में होता है। यहाँ पे आपका एक्सप्लेनेशन भी दिया है, आप देख सकते हैं। द लाइन ट्रैप इन पावर लाइन कैरियर कम्युनिकेशन कंप्राइज ऑफ ए पैरेलल रेजोनेंस सर्किट विथ हाई इम्पीडेंस ट्यून टू द पावर लाइन कैरियर फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा वो हमें A मिलेगा। उसके बाद जो क्वेश्चन देखें, ए 440 वोल्ट 3 फेज 50 हर्ट्ज सोर्स is feeding a load of 220 kVA at 0.6 power factor lagging. Find the kVAr of the capacitor bank required to improve the power factor to 0.85 lagging. हमारा जो पावर फैक्टर है वो यहाँ पे 0.6 लेगिंग है, तो उसमें से हमें इम्प्रूव करके 0.85 लेगिंग करना है। तो हमारा KVA रेटिंग क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे हमारा सही आंसर मिलेगा वो हमें A मिलेगा। 107 MVAr जितना हमारा रेटिंग होना चाहिए। उसके बाद जो क्वेश्चन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर ट्रू।
आपके सामने दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, इनमें से कौन सा सही है। तो यहाँ पे पहला है लीड एसिड बैटरी मस्ट बी स्टोरेड इन ए बंडेड कूल वेल वेंटिलेटेड एरिया। सेकंड है लीड एसिड बैटरी मस्ट बी स्टोरेड अवे फ्रॉम इग्निशन सोर्सेस, जो आग लगाने वाले पार्ट होते हैं उसमें। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर है वो सी मिलता है, बोथ 1 एंड 2 दोनों हमारे ट्रू हैं, क्योंकि जो लीड एसिड बैटरी है वो कूलिंग एरिया में वेल वेंटिलेटेड एरिया है, आग लगाने वाले सोर्सेस नहीं होते, वहाँ पे हमें स्टोर करनी चाहिए। तो हमारा आंसर होगा सी। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेशनल इलेक्ट्रिक कोड NEC रिक्वायर्स bending radius clearance for blank to ensure the installing electrician has adequate room to make their power connection। जो पावर कनेक्शन होता है वो किस तरह का होता है। तो यहाँ पे जो हमारा सही आंसर होगा वो हमें सी मिलेगा, बोथ इनकमिंग एंड आउटगोइंग पावर कनेक्शन दोनों हमारे इसमें इंक्लूड हो गए, इनकमिंग और आउटगोइंग दोनों इसमें साथ हो गए। उसके बाद जो क्वेश्चन देखें, शंट कनेक्टेड फिक्स्ड और मैकेनिकली स्विच कैपेसिटर आर अप्लाइड टू ब्लैंक्स। जो शंट कनेक्शन होता है उसमें जो फिक्स या मैकेनिकली स्विच कैपेसिटर है वो हम अप्लाई क्यों करते हैं। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर है वो हमें सी मिलता है, मेंटेन वोल्टेज लेवल अंडर हेवी लोड कंडीशन। हेवी लोड कंडीशन के लिए हम यहाँ पे जो कैपेसिटर स्विच है मैकेनिकली वो यूज़ करते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन भी आप देख सकते हैं। जो शंट कनेक्शन होता है उसमें मेंटेन वोल्टेज लेवल अंडर हेवी लोड कंडीशन। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ए ट्रांसमिशन लाइन टावर डिपेंड्स ऑन द। जो ट्रांसमिशन लाइन का कॉन्फ़िगरेशन है वो किसके ऊपर डिपेंड रहता है। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर है वो हमें डी मिलेगा, ऑल ऑफ द एबोव। जिसमें क्या इंक्लूड होता है कि लेंथ ऑफ द इंसुलेटर असेंबली, minimum clearance to be maintained between conductor and tower, minimum clearance of the lower conductor above the ground level, वो सब इसमें इंक्लूड हो गए। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा वो हमें डी मिलेगा। जो ट्रांसमिशन लाइन के पावर है उसमें देखिए तो सस्पेंशन, टेंशन, टर्मिनल, टेन ऑफ पावर, टावर, वो सब आप एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं। उसके बाद जो क्वेश्चन देखें, तो ओवरहेड लाइन इंसुलेटर शुड हैव ब्लैंक मैकेनिकल स्ट्रेंथ एंड ब्लैंक रेशियो ऑफ पंचर स्ट्रेंथ टू फ्लैश ओवर। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर मिलेगा वो हमें ए मिलेगा, दोनों क्या हो गए, हाई हो गए। तो ओवरहेड लाइन इंसुलेटर शुड हैव हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ एंड हाई रेशियो ऑफ पंचर स्ट्रेंथ टू फ्लैश ओवर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सस्पेंटेंस टाइप का जो इंसुलेटर मैंने दिखाया है उसका जो दोनों रेशियो है दोनों हमारे हाई हो गए। उसके बाद जो क्वेश्चन देखें, तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए सिंगल लाइन डायग्राम ऑफ ए पावर सिस्टम इज शोन इन फिगर, द डायग्राम एलिमेंट्स द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ जेड बस मैट्रिक्स आर। तो जेड बस हमें फाइंड करना है। यहाँ पे हमें एक रेफरेंस बस दी गई है और पर यूनिट सिस्टम दी गई है। तो यहाँ पे जो हमारा सही आंसर होगा वो हमें ए मिलेगा, Z11 इज इक्वल टू J0.3 पर यूनिट एंड Z22 इज इक्वल टू J0.3 पर यूनिट, दोनों हमारे 0.3 हो गए। उसके बाद जो क्वेश्चन देखे, व्हाट इज द रिकमेंडेड विड्थ ऑफ राइट ऑफ वे ROW फॉर द ट्रांसमिशन लाइन ऑफ 220 kV। यहाँ पे 220 kV के बारे में पूछा है, कई बार उससे भी ज़्यादा और उससे भी कम भी पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर है वो हमें बी मिलेगा, 35 मीटर। तो देखिए यहाँ पे मैंने 66 kV के लिए कितनी रो होती है, राइट ऑफ वे इन मीटर कितनी होगी ROW, 110 kV के लिए कितने हो गए, 132 kV के लिए कितने हैं, और 1220 kV के लिए यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा वो हमें 35 मिलेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखे, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ करंट आई इन द सर्किट शोन इन फिगर। यहाँ पे हम KCL KVL अप्लाई करके हमारा करंट फाइंड कर सकेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो करंट होगा वो हमें 1 एम्पियर मिलेगा। यहाँ पे सही आंसर है हमारा बी। उसके बाद जो क्वेश्चन देखे, ए प्योरली रिएक्टिव कंपेंसेटर कैन नॉट मेंटेन बोथ कांस्टेंट ब्लैंक एंड ब्लैंक एट द सेम टाइम। सेम टाइम के लिए यहाँ पे जो प्योरली रिएक्टिव कंपेंसेट है
वो किसको मेंटेन नहीं कर सकेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो सही आंसर होगा वो हमें ए मिलेगा। वोल्टेज एंड यूनिटी पावर फैक्टर दोनों एक साथ मेंटेन नहीं होंगे। उसके बाद जो क्वेश्चन देखें, ए 3 फेज स्टार वोल्ट डेल्टा कनेक्टेड ट्रांसफॉर्मर ऑफ 220 11,000 line volts is provided with merge price circulating current protection. The protective transformer on 220 volt side have a current ratio 605. What should be the CT ratio on 11,000 volt side? Assume that the line current on 220 volt side is 600 ampere. तो यहाँ पे जो हमारा सही आंसर होगा वो हमें यहाँ पे जो क्या मिलने वाला है, तो यहाँ पे हमारा जो सही आंसर होगा वो हमें आई थिंक हमारा सही आंसर है वो ए मिलेगा। 12 जैम 5/√3। तो किस तरह से फाइंड कर सकते हैं, तो लाइन करंट यहाँ पे हमें 600 एम्पियर दिया है, 220 वोल्ट साइड है, तो उसके हिसाब से हमारा कितना इनपुट पावर है, इनपुट पावर फाइंड करेंगे। उसके बाद जो 90% के लिए कितनी एफिशिएंसी रहती है वो 90% एफिशिएंसी के लिए फाइंड करेंगे, और वो सब फाइंड करके यहाँ पे हमें हमारा आंसर है वो हम फाइंड कर सकेंगे। उसके बाद जो क्वेश्चन देखें, ए 50 kVA ट्रांसफार्मर हैज़ एन एफिशिएंसी ऑफ 95% एट फुल लोड एंड ऑल्सो एट 60% ऑफ फुल लोड, both at unity power factor. Determine the efficiency of transformer at 3/4 full load and unity power factor. यहाँ पे हमें ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी फाइंड करनी है, तो ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी है वो हमारा सही आंसर हमें मिलेगा, वो हमारा सही आंसर होगा बी 95.15%। लेकिन वो किस तरह से मिलेगा, तो हमें देखिए यहाँ पे केवीए रेटिंग है वो हमारा ट्रांसफार्मर का 500 केवीए दिया है, एफिशिएंसी 95% पहले दी हुई है, पावर फैक्टर है वो 1 है। तो यहाँ पे हमारा जो फुल लोड एफिशिएंसी हम फाइंड करेंगे तो वो हमें कितनी मिलेगी 100%। लेकिन यहाँ पे जो हम 95% के लिए फाइंड करेंगे तो यहाँ पे हमारी जो 95% के लिए एफिशिएंसी मिलती है वो हमारी 95.15% जितनी एफिशिएंसी मिलेगी। आप सभी इसमें इंक्लूड करके देखेंगे तब की बात है। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा बी। उसके बाद जो क्वेश्चन देखें, मोस्ट एयरक्राफ्ट स्टोरेज बैटरी आर रेटेड अकॉर्डिंग टू, जो मोस्ट एयरक्राफ्ट में जो स्टोरेज बैटरी होती है वो किस तरह की होती है, तो यहाँ पे हमारा सही आंसर है वो ए मिलेगा, वोल्टेज एंड एम्पियर हावर कैपेसिटी। तो देखिए यहाँ पे वोल्टेज एंड एम्पियर हावर कैपेसिटी के लिए हम एयरक्राफ्ट स्टोरेज बैटरी के रेटेड देखते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सीरीज कंपेंसेशन इज टू, सीरीज कंपेंसेशन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, तो यहाँ पे हमारा सही आंसर है वो ए मिलेगा, रिड्यूस द वोल्टेज ड्रॉप ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। लॉन्ग डिस्टेंस में ओवर वोल्टेज ड्रॉप को रिड्यूस कम करने के लिए हम यूज़ करते हैं, जो फेरांटी इफेक्ट होती है उसमें। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ए विंड टर्बाइन विथ 1 मीटर लॉन्ग ब्लेड revolves at 450 rpm. How far does the tip of the blade travel in 1 hours? 1 hours में कितनी ट्रैवलिंग करेगी, तो यहाँ पे जो हमारा सही आंसर है वो हमें ए मिलेगा, 169.65 किलोमीटर के लिए रन करेगी। उसके बाद जो हम यहाँ पे क्वेश्चन देखें, पावर सिस्टम प्रोटेक्शन इज प्रोवाइडेड सो दैट, पावर सिस्टम प्रोटेक्शन है वो इसमें से क्या प्रोवाइड करती है, तो यहाँ पे हमारा सही आंसर है वो हमें बी मिलता है, डैमेज सब्सिक्वेंट ऑफ फॉल्ट्स इन मिटिगेशन। तो मिटिगेट के लिए जो फॉल्ट को मिनिमाइज करने के लिए करते हैं। तो यहाँ पे जो देखिए ऑब्जेक्टिव है जो पावर सिस्टम का, आइसोलेट ए फॉल्ट सेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम फ्रॉम रेस्ट ऑफ द लाइव सिस्टम। जो प्रोटेक्शन क्या है, लाइव सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए हम करते हैं और आइसोलेट करने के लिए यूज किया जाता है। उसके बाद जो क्वेश्चन देखें, a photovoltaic panel has 5 modules connected in series, each module having an open circuit voltage VOC of 12 volt and short circuit current ISC of 2 ampere. What should be the voltage axis and current axis intercept of the IV characteristics of the photovoltaic panel? जो फोटोवोल्टेइक पैनल में IV कैरेक्टरिस्टिक्स में कितने वोल्टेज होंगे और कितने यहाँ पे करंट होगा, तो यहाँ पे करंट है हमारा शॉर्ट सर्किट करंट है वो तो 2 एम्पियर ही है,
और जो हमारा यहाँ पे आपके सामने 5 सीरीज में कनेक्ट की है, तो सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो सभी वोल्टेज के हमारे सम हो गए। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा वो हमें बी मिलेगा 60 वोल्ट 2 एम्पियर, क्योंकि 60 वोल्ट है तो यहाँ पे 12 मल्टीप्लाई बाई 5, तो 12 मल्टीप्लाई बाई 5 इज इक्वल टू हमारा जो सही आंसर होगा वो 60 वोल्ट मिलेगा। और करंट तो हमारा है वो देखिए 2 एम्पियर ही है, तो यहाँ पे हमारा सही आंसर है वो भी मिलता है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ब्लैंक इज ए कनेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स पेरिफेरल एंड एप्रोप्रिएट इनपुट्स आउटपुट सिस्टम that enable the operators to monitor and control the state of the power system। तो यहाँ पे जो एक क्वेश्चन है वो कम्युनिकेशन साइड का है, जो स्काडा और पीएलसी। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर है वो डी मिलता है। मास्टर सेशन है जिसमें कंप्यूटर पेरिफेरल एंड अप्रोप्रिएट इनपुट एंड आउटपुट सिस्टम सब इसमें इंक्लूड होते हैं, जिसे हम मास्टर सेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा डी। उसके बाद जो क्वेश्चन देखें, बैटरी चार्जिंग रूम शुड बी वेल वेंटिलेटेड बिकॉज द चार्जिंग प्रोसेस प्रोड्यूसेस। जो चार्जिंग प्रोसेस है वो क्या प्रोड्यूस करती है, इसीलिए हमें वेंटिलेटेड वाला रूम चाहिए चार्जिंग के लिए। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर है वो हमें बी मिलेगा, एक्सप्लोजिव गैसेस। जो एक्सप्लोजिव गैसेस है वो प्रोड्यूस करती है। उसके बाद जो क्वेश्चन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग रिले इज प्रोवाइडेड एज द प्राइमरी प्रोटेक्शन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। इनमें से कौन सी रिले है जो प्राइमरी प्रोटेक्शन के लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हमारी जो डिस्टेंस रिले है वो हम प्राइमरी प्रोटेक्शन के लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा वो हमें ए मिलेगा। तो देखिए जो डिस्टेंस रिले है उसका डिस्क्रिप्शन भी मैंने दिया है। डिस्टेंस रिले इज वाइडली यूज फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ हाई वोल्टेज एसी ट्रांसमिशन लाइन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लाइन्स। एसी ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन दोनों लाइन के लिए हम यूज़ करते हैं। उसके बाद जो क्वेश्चन देखें, an energy meter having meter constant of 1200 revolution per kilowatt hour makes 10 revolution in 20 seconds for a constant load, the load is। कितना लोड होगा। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर है वो हमें बी मिलेगा 1.5 किलोवाट। लेकिन वो किस तरह से, उसका एक्सप्लेनेशन भी मैंने दिया है। तो यहाँ पे जो हमारी एनर्जी है वो 1200 रिवोल्यूशन पर किलोवाट आवर है। उसके बाद जब हम फाइंड करेंगे तो हमारा लोड पावर कितना होगा। तो 1 रिवोल्यूशन के लिए हमारा 1200 रिवोल्यूशन है, तो उसके हिसाब से हमारा 1 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ मल्टीप्लाई बाई 3600 डिवाइडेड बाई 1200 1 रिवोल्यूशन के लिए है। तो यहाँ पे 10 रिवोल्यूशन के लिए कितना होगा, तो 10 डिवाइडेड बाई 20 होगा। तो यहाँ पे जो हमारा सही आंसर मिलेगा वो हमें 10 डिवाइडेड बाई 20, यहाँ पे जो हमारा मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन, तो मल्टीप्लिकेशन से हम फाइंड करेंगे। तो इन इक्वेशन को हम सोल्व करेंगे तो हमारा सही आंसर है ये 1.5 किलोवाट जितना मिल जाएगा। उसके बाद का जो क्वेश्चन देखें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैंक इज द टेक्नोलॉजी यूज टू डिस्ट्रीब्यूट सर्विस रिक्वेस्ट टू रिसोर्सेज। तो यहाँ पे हमारा जो सही आंसर होगा वो हमें डी मिलेगा। लोड बैलेंसिंग है वो टेक्नोलॉजी है। द टेक्नोलॉजी यूज टू डिस्ट्रीब्यूट सर्विस रिक्वेस्ट टू रिसोर्सेज इज रिफर्ड टू एज लोड बैलेंसिंग। लोड बैलेंसिंग के लिए हम यूज करते हैं। उसके बाद जो क्वेश्चन है, द करंट ट्रांसफार्मर सिटीज आर यूज टू एक्सटेंड द रेंज ऑफ। जो करंट ट्रांसफार्मर है, तो यहाँ पे जो करंट ट्रांसफार्मर इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर का एक पार्ट्स है, तो यहाँ पे जो करंट ट्रांसफार्मर है उसकी रेंज क्या है, एसी एमीटर्स ओनली के लिए ही हम यूज़ करते हैं। उसके बाद जो क्वेश्चन देखें, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन सोलर इरेडिएशंस लेवल ऑन सोलर पीवी सेल ओपन सर्किट वोल्टेज एंड शॉर्ट सर्किट वोल्टेज। जो इफेक्ट क्या होती है, जो सोलर इरेडिएशन है वो लेवल हम बढ़ता है सोलर पैनल में, तो ओपन सर्किट वोल्टेज एंड शॉर्ट सर्किट करंट में क्या होता है। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर है वो हमें बी मिलता है। बोथ द ओपन सर्किट वोल्टेज एंड शॉर्ट सर्किट करंट इंक्रीज, दोनों हमारे इंक्रीज होंगे। ओपन सर्किट के वोल्टेज और शॉर्ट सर्किट के करंट दोनों हमारे इंक्रीज होंगे। उसके बाद जो क्वेश्चन देखें, इन कंपैरिजन टू एयर इंसुलेटेड सबस्टेशन गैस इंसुलेटेड सबस्टेशन GIS आर मोर एडवांटेजियस ड्यू टू। एडवांटेज क्या है,
तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा वो हमें सी मिलेगा, कॉम्पैक्टनेस, रिलायबिलिटी, लो कोरोना एंड लो ईएमसी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो इफेक्ट होती है वो। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इन ए सिंगल फेज एम लेवल डायोड क्लैम्प्ड मल्टी लेवल इन्वर्टर द नंबर ऑफ डीसी लिंक्स कैपेसिटर्स नीड इज, कितनी डीसी लिंक कैपेसिटर्स की हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा वो हमें डी मिलेगा, M-1। तो यहाँ पे जो हमारा एम लेवल डायोड क्लैम्प इन्वर्टर है वो लेग कितनी डीसी लिंक M-1 कैपेसिटी की जैसी है, और उसकी जो स्विचेस होगी वो 2M-1 जितनी होगी, और जो आउटपुट लेवल है वो 2M-1 लेवल जितने आउटपुट हो गए। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने आपको 30 इम्पोर्टेंट MCQ जो पूछे गए थे जेटको की एग्ज़ाम में वो बताए हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।